चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग किसको, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हिंदी मीडियम वालों के लिए उसकी चर्चा। छोटा सा है, आराम से कर लेंगे। तो पहला कह रहा है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि आप समझ जाते हो तो लिखना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देखे होंगे, जैसे ये हमारी खिड़की है, लाइट की क्या जानते हैं, वो सीधा चलती है, ऐसे चलती तो कैसे चलती, सीधी चलती। लेकिन खिड़की से जो ही बाहर मतलब बाहर की लाइट जब खिड़की से अंदर आती है तो देखोगे ये थोड़ी सी इस साइड ही फैल जाती है, थोड़ी सी इस साइड ही फैल जाती है। मतलब एक रुकावट आई तो लाइट रे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। रुकावट जहां पे आती है वहां से लाइट रे थोड़ी सी मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे ये रुकावट है, लाइट रे को कैसे जाना था, ऐसे यहाँ से सीधे जाना था, लेकिन गई क्या, यहाँ से आके मुड़ गई ऐसे, जिसके कारण क्या ये वाला भी एरिया क्या हो गया, इसमें भी लाइट हल्की आ गई, रोशनी आ जाती है ना। प्रैक्टिकली भी आप देखो, खिड़की खोलो, खिड़की के सामने तो लाइट आती है अच्छी, लेकिन उसके किनारे भी थोड़ी सी लाइट बैंड करके अच्छी आती है। तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, सीधी चलती, मतलब यहां तक लाइट आती, यहां अंधेरा रहता, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। तो यही जब हमारा कोई रुकावट आता है तो क्या करती है, लाइट रे मुड़ जाती है। इसी दुर्घटना को क्या बोलते हैं, इसका विवर्तन। तो कह सकते हैं जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध के कारण से टकराती है, मतलब अवरोध का कारण क्या है, ये हमारा अवरोध का कारण, तो अवरोध के कारण से टकराती है, तब वे अवरोध के किनारों पर क्या कर जाती है, जाकर मुड़ जाती है, वह अवरोध की ज्यामितीय छाया में चली जाती है। अब जैसे ये अवरोध है, इसकी ज्यामितीय छाया क्या है, ये वाली ज्यामितीय छाया इसकी कहती थी, इसमें चली जाती है। ओके, तो तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं, विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। सेम कहानी, यदि यहाँ पे हमारा साउंड बजा रहे हो तो यहाँ का तो बंदा सुनेगा ही, लेकिन जो किनारे यहाँ बैठा हो वो भी थोड़ा कम सुने, लेकिन सुन तो लेगा पक्का वाला, ठीक है। सेम कहानी यहाँ, यदि बल्ब यहाँ पे जल रहा है, लाइट इधर से आ रही है, ये होल बना हुआ है, तो इसके सामने तो लाइट जाएगा ही से जाएगा, लेकिन जहां जो किनारे से मुड़ती हुई लाइट क्या होगी, थोड़ी सी इस एरिया को भी लाइट में कर देगी, ठीक है। यहाँ अंधेरा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि लाइट हुई तो मुड़ी है। तो यही मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, हमारा डिफ्रैक्शन या विवर्तन कह सकते हैं। सभी प्रकार के तरंगों में विवर्तन होता है, चाहे वो लॉन्ग लाइट वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, ठीक है। चाहे ध्वनि की बात करें, चाहे प्रकाश की बात करें, दोनों में हमारे क्या होते हैं, विवर्तन होता है। दूसरा, तरंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी, विवर्तन की डिग्री उतनी ही अधिक होगी। मतलब जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जितना ज्यादा, तो वो उतना ज्यादा मुड़ने वाला है। तो ये हमारी कहानी हो गई प्रकाश के विवर्तन से। नेक्स्ट हमारा है तरंगार्घ की परिभाषा दीजिए, या वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिकली जब ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हैं तो क्या होती है, पानी में हलचल आती है, हलचल आती है। तो जो बहादुर एक साथ ऊपर आया, ये जो प्लेन बना, जैसे ये भी देख रहे हैं, एक साथ ये ऊपर आया, इसी को बोला जाता है वेव फ्रंट या तरंगार्घ बोलते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से जब तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के सभी दिशाओं में स्थित माध्यम के कण गति करने लगते हैं, मतलब कंपन करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन लाइट रे, जैसे यहाँ पे एक ईंटा गिरा तो क्या किया, अपने चारों साइड क्या करेगा, वो वेव्स बनाना शुरू करेगा, यही करता है ना। उसी तरह लाइट यदि कहीं से चली तो क्या करेंगे, अपने चारों साइड वेव्स बनाती है, ठीक है। जिसकी उसके कारण क्या होता है कि यहाँ जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, कंपन करना शुरू करते हैं। ओके, तो क्या करना शुरू करते हैं, गति करना या कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला से कंपन करते हैं, मतलब जो ये वाला जो देख रहे हैं पृष्ठ, ओके, इसमें क्या है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे एक साथ ऊपर आया होगा और एक साथ ही वो नीचे जाएगा, तभी ना सेम कला से कार्यक्रम कर रहा है। तो जब एक साथ ऊपर आएगा तब तो एक साथ दिखेगा, हाँ एक गोलू सा बन गया, और एक साथ नीचे आएगा तो क्या दिखेगा, ये गड्ढा जैसा बन गया एक साथ। तो इसी को क्या कहते हैं, तो यह उस पृष्ठ को क्या कहता है, तरंगार्घ कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला गोलीय, दूसरा बेलनाकार और तीसरा समतल। तो आप यदि पूछता है 2 मार्क्स में तो आप परिभाषा लिखने के साथ साथ उसके क्या बोलते हैं टाइप्स लिख देते हो, कितने प्रकार के होते हैं, तो ही मजा, और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तो बनना चाहिए,
सब्जेक्टिव तो बनेगा ही, तो इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए पहले इसको सफाई की जाए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखोगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या पूछने के लिए तो कुछ पूछ सकता है। ओके, तो पहला क्या रहा है, तरंग गार्ग हमेशा माध्यम में आगे की दिशा में चलता है। यहां देखेंगे अभी 3 एग्जाम्पल जो दिए थे, कौन कौन से थे कि गोलियत, ये हमारा खिसक जा भाई, ये हमारा यहाँ पे यदि कोई लाइट का बल्ब है या लाइट सोर्स है, स्रोत है, तो कैसा बनाएगा, एक गोलीय बनाएगा, स्फेरिकल बनाएगा। यदि हमारा लंबा है, जैसे ट्यूब लाइट हमारा, ठीक है, तो वो कैसा बनाएगा, सिलिंड्रिकल बनाएगा, बेलनाकार, ये दूसरा वाला बेलनाकार। और यदि कोई लाइट बहुत दूर है, कहाँ, ख्वाबों में, तो बहुत दूर है, तो उसके कारण जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, समतल बनेगा। मतलब ये तीसरा वाला समतल वाला, तो कब, जब लाइट बहुत 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 दूर है, ख्वाबों में है लाइट। ओके, तो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एक प्लेन जैसा बनेगा, समतल जैसा बनेगा, ध्यान में रखेंगे। ओके, पहला क्या रहा है, तरंग गार्ग हमेशा माध्यम में आगे की दिशा में चलता है। देखते होंगे वेव भी पानी में यदि कंकड़ मारोगे तो वो भी आगे बढ़ते रहता है, मतलब जहां पानी पड़ा उससे वो किनारे की तरफ आ रहा होता है, मतलब आगे बढ़ रहा होता है। ओके, दूसरा, प्रकाश किरणें तरंग गार्ग पर हमेशा लंबवत होती है। अब देखिए ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है, और लाइट से कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये हमेशा इस पे क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा, मतलब लंबवत है। भावनाओं को समझ रहे हैं। चलिए, तीसरा, पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कालांतर शून्य होता है। अब कालांतर, यदि एक समय पे ही बहादुर क्या होगा, ऊपर आएगा, और उसी समय अब दूसरे समय पे ही सारे के सारे नीचे जाएंगे, तभी तो बोलेंगे कालांतर क्या है, दो पार्टिकल्स का। जैसे इस सारे पार्टिकल का क्या है, कालांतर शून्य, तब तो एक साथ दिखेगा, पता चलेगा वो अभी चला, एगो 10 मिनट के बाद चला, पता चला एगो अभी यहाँ पहुंचा, दूसरा नीचे ही रहेगा, तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए, कालांतर शून्य होना चाहिए। उसके बाद प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में यात्रा करते। ये जो चल रहे हैं बहादुर हमारे वेव फ्रंट्स, वो किस स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड से चलते हैं, प्रकाश की गति से चलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ऑलरेडी आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना आप भले नहीं पूछा है, लेकिन नोट जरूर करके रखिए, क्योंकि 70 में 70 लाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स सबको आप बना डालो, कोई नहीं रोकेगा 70 लाने से। अब वो भी सिर्फ बनाना नहीं है, समझ के करना है। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, संपोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखे। यहां सिर्फ शर्त पूछ रहा है, लेकिन हमने कुछ ज्यादा लिख दिया, हो सकता है इस साल पूछ दे, जैसे 2021 से पूछा, 22-23 कुछ भी हो सकता है। तो संपोषी व्यतिकरण का मतलब समझिएगा, जैसे ये हमारे पास एक वेव है और एक हमारा क्या, ये दूसरा तरंग है। जब दोनों संपोषी में रहेंगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला से मिलती है, मतलब यदि ये ऊपर की तरफ है, ये भी सेम ऊपर की तरफ है, ओके, सेम कला, मतलब ये हाईएस्ट पे है, ये भी हाईएस्ट पे है, ये जितना यहाँ से बढ़ा उसी हिसाब से ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके ये 0 हो गया, यहाँ पे जाके ये भी 0 हो गया, तो मतलब समान कला में मिलती है, अर्थात उस बिंदु पर प्रकाश का परिणामी तीव्रता क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। अब सोचो, एक टॉर्च है, दूसरा टॉर्च है, दोनों को एक ही पॉइंट पे फोकस करोगे तो क्या होगा, वहां पे लाइट तेज हो जाएगा, तो वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। वही कहानी है संपोषी के लिए, तो क्या होगा, तीव्रता अधिकतम होगी। इस प्रकार के व्यतिकरण को क्या बोलता है, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब इसकी 2 शर्तों की बात करें तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या, किन्हीं बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर, मतलब डेल एक्स का मान वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य के समगुणज होना चाहिए, मतलब एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा कह रहे संपोषी व्यतिकरण के परिणामी तीव्रता आई का मान क्या होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए, मतलब आई जो होगी तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए, होगी ही तभी तो संपोषी होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तो इस केस में ये एक वर्ड, और इस केस के लिए हमको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आई मैक्स बराबर I1 + I2 + 2√I1 I2। कैसे होता है आपको पता है। और एक चीज ध्यान में रखें, एक छोटा सा और चीज लिख सकते हैं, इसके साथ फॉर्मूला एक हमारा ये भी होता है cos फाई का, ठीक है।
चूंकि दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, फाई की वैल्यू समान कला यहाँ लिखा हुआ है, समान कला में मतलब फाई की वैल्यू इस केस में हमारी होती है 0 डिग्री। ओके, तो कॉस 0 मतलब 1, तो ये फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला ये होता है। ओके, और कॉस 0 की वैल्यू मतलब 1, तो ये 1 हो जाता तो कहानी में सिर्फ कितना बचता, इतना बचता। ठीक है, तब लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो भावनाओं को समझ के। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रूस्टर का नियम लिखे। देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, यदि कोई अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट यदि यहां से ऐसे आती है तो एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, किसी कोण पे ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करने के बाद ये ध्रुवित प्रकाश देगा। ठीक है, तो ये जो किस एंगल पे देगा, किस कोण पे देगा, ये संबंध ये किसके, इसके अपवर्तनांक से लगाते हैं। तो यही जो रिलेशन दिया गया यही हमारा क्या है, ब्रूस्टर का नियम है। भावनाएं इतनी है, मतलब आप इतना भी लिखोगे जैसे हो क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक मतलब म्यू संख्यात्मक रूप से ध्रुवीकरण में स्पर्श रेखा कोण मतलब टेंजेंट कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो हमारा tan थीटा पी किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक मतलब म्यू के बराबर होगा, ये उन्होंने बोला। और जो यहाँ पे वायु कांच के लिए ब्रूस्टर का कोण का मान कितना होता है, 57 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये तो हो गई छोटी बातें मगर मोटी बातें, थोड़ा सा और लंबा इसको करते हैं। ब्रूस्टर ने अध्ययन द्वारा यह बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। मतलब ध्रुवित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है, थीटा पी के ऊपर, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। एक विशेष कोण पे क्या करेगा हमारा, परावर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश के मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। जैसे ये हमारा अपवर्तन है, ये परावर्तन वाली कहानी है। ओके, तो निर्भर करते तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। एक विशेष कोण मतलब थीटा पी पे समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। इस आपतन कोण को ध्रुवन कोण कहते हैं, जिसपे ये समतल ध्रुवित प्रकाश देगा। ठीक है, इसी कोण को क्या बोला जाता है, इसका आपतन कोण। और यहां से हमको समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा और जो अपवर्तन के बाद इधर जाएगा लाइट इस मध्य में, वो क्या होगा, हमारा ध्रुवित प्रकाश मिलता है। और एक चीज, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, तभी जाके ये थीटा पी के ऊपर हमको समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश मिलने वाला है। ओके, और ये इन्होंने क्या बोल दिया भैया, ब्रूस्टर के नियम से यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। मतलब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण ये, परावर्तित किरण ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। ये भी उन्होंने क्लियर किया। तो इसने सिंपल सा क्या बोला, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा पी। तो यही तो हमने लिखा है। तो आप ऊपर वाला लिखो नीचे वाला लिखो चलेगा, साथ में ये लिखना है। और इच्छा होगी तो आप फिगर बना देते हो तो बेस्ट है। ठीक है, सामने वाले को सब समझ में आ जाएगा, वो पढ़ेगा भी नहीं कि आपने क्या लिखा है, फिगर देख के खुश हो जाएगा, अच्छा बच्चा को आता है तब तो लिखा है, मतलब फिगर बनाया है। तो इसमें जो भी चीजें लिखेंगे साफ साफ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस और विवर्तन डिफ्रैक्शन। ठीक है, इस दोनों में हमको क्या बताना है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा फिगर में दिख रहा है सेम कहानी आपको अंतर में भी लिखेंगे। इस केस में हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस केस में दो हमारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, और इस केस में हमारे क्या होते हैं, एक सिंगल सोर्स होता है। यहाँ पे देखेंगे सारे जो फ्रिंज विड्थ होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे यहाँ इसकी चौड़ाई सेम होती है, जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है सबसे ज्यादा, बाकी सबकी थोड़ी 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 कम होती आ रही है। ठीक, इसमें हमारा एक सोर्स से सारा काम हो जाता है, इसमें दो सोर्सों की जरूरत पड़ती है। ये कहाँ हमको दिखता है, अभी जस्ट पढ़े थे, कहाँ पे कि कहाँ पढ़े थे भैया, अभी जस्ट खिड़की खोले लाइट आया कोने पे जाके मुड़ गया, वही कहानी यहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। देख रहे हैं यहाँ पे
खिसक जा भाई, खिसक, कहाँ गया? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो तीव्रता है वही तीव्रता यहाँ भी है, वही तीव्रता यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन इसके केस में विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। देखिए यहाँ पे ज्यादा तीव्रता है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ और ज्यादा कम हो जाएगा। लगातार क्या हो रही है, जैसे ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ को थोड़ा साफ सुथरा किया जाए तो यहाँ पे तीव्रता इतू सी, आगे इतू, इससे और छोटू, इससे आगे और छोटू, ऐसे ही छोटू छोटू होते चला जाता है। नेक्स्ट हमारा व्यतिकरण दो कला संबंधी स्रोतों से प्राप्त प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से यह घटना होती है। देख रहे हैं यहाँ पे दो हमारे पास सोर्स है, जिसके कारण हमें क्या मिला, हमको व्यतिकरण मिलता है। जबकि इसके लिए हमको क्या चाहिए, सिंगल, तो कह सकते हैं विवर्तन एक ही स्रोत से विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण से यह घटना होती है। मतलब इसमें क्या होने चाहिए, स्रोत सिंगल, जबकि इसमें स्रोत क्या होने चाहिए, दो। व्यतिकरण द्वारा प्राप्त फ्रिंज समान चौड़ाई के होते हैं। जस्ट अभी देखे, इसकी चौड़ाई सब सेम है, जबकि इसमें चौड़ाई यहाँ ज्यादा यहाँ कम। जबकि इस केस में हमारा क्या है, विवर्तन द्वारा प्राप्त फ्रिंज समान चौड़ाई की नहीं होती है। नेक्स्ट, व्यतिकरण में सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य अथवा बहुत कम होती है। अदीप्त मतलब जो ये डार्क वाला दिख रहा है, इसकी तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। जबकि इसके विवर्तन में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। मतलब जो हमारे बहादुर है, ये जो डार्क डार्क दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, वो निम्निष्ट में आता है, मतलब उसकी तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। मतलब शून्य के पास जा सकती है, होगी नहीं। तो इसमें क्या है, शून्य हो ही जाएगी, या लगभग लगभग शून्य ही होती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, ऐसा कहना है। ओके, तो ये हमारे पास 4 अंतर हैं 2018 के हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन पेपर 2018 का, तो ध्यान में रखेंगे इस चारों को। सिक्स कह रहा है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखे। चौड़ाई का सिर्फ व्यंजक लिखना है। तो फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू क्या होता है, चाहे वो चमकीले के लिए बात करे, चाहे ये जो हमारा चमकता हुआ दिख रहा है उसकी बात करे, या जो डार्क डार्क दिख रहा है उसकी बात करे। दोनों केस में ब्राइट या डार्क के लिए हमारा क्या होता है, डी लेमडा बाई डी। तो इसको कह सकते हैं स्मॉल डी जो होता है स्लिट के बीच की दूरी, जो स्लिट्स हमारे हैं इन दोनों के बीच की दूरी। जबकि हमारा कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट्स के बीच की दूरी। और कैपिटल डी थोड़ा सा सुधार लोगे, स्लिट्स और ये जो हमारा पर्दा है, स्लिट्स और ये पर्दा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारे कैपिटल डी होती है। ओके, और ये क्या है हमारा उत्सर्जित एक वर्णीय प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ है हमारा ये। ठीक है, तो ये किसके बीच की दूरी है, कैपिटल डी। ये वाली दूरी जो है, ये स्क्रीन है हमारा, पर्दा और स्लिट जो है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या है, कैपिटल डी। और स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की दूरी, मतलब इस वाले और इस दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या है, स्मॉल डी है। इतना लिख देंगे, काफी है। चलिए, और इस केस में याद रखो कि कभी भी चाहे डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, दोनों की चौड़ाई हमेशा सेम रहती है। तो दोनों में से कोई भी पूछता है आपसे तो आप इतना ही चिपका के आना है, काम हो जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा क्या है, पोलराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे। पोलराइड क्या होता है, पोलराइड क्या होता है, एक युक्ति होती है, या कह सकते हैं पोलराइड एक उपकरण है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ओके, प्रकाश ध्रुवन में जिस चीज का यूज होता है उसको टर्मलिन क्रिस्टल या पोलराइड कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है टर्मलिन क्रिस्टल, आपके बुक में अलग टर्मलिन को ही अलग तरीके से लिखा गया होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अलग अलग बुक्स इसी को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। और पोलराइड का तो कह सकते हैं प्रकाश ध्रुवन में टर्मलिन क्रिस्टल या पोलराइड प्रयोग में लेते हैं। अब इसके उपयोग की बात की जा रही है। जैसे आप देखोगे यहां से ये क्या है, पोलराइड है, ये एक को तो अलाउ कर दिया लेकिन इन दोनों को अलाउ नहीं किया। तो यही काम इसका होता है, एक लाइट को जाने देगा, मतलब
समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करेगा, मतलब एक को जाने देगा, सिंगल वाले को अलाउ करेगा, बाकी जो बाकी हैं अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, तो उनको अलाउ नहीं करे, जिसका डायरेक्शन चेंज हो गया उसको रोक देगा। इसी में कैसे ग्रीन वाले को जाने दिया, रेड और ब्लू को छोड़ दिया, इसमें इन दोनों को जाने दे रहा है, जबकि इस केस में ब्लू वाले को नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के काम में लिया जाता है। अब इसका उपयोग है, जैसे हमारे सूर्य वाले चश्मे जो आंख पे हम लोग पहनते हैं, धूप बहुत तेज रहती है तो उसको पहनते तो क्या होता है, हमारा आंख को ठंडक मिलती है, वरना आंख तो धूप में निकलोगे तो क्या हाल होता है पता ही है। उस चश्मे में ध्रुवित करने के लिए क्या था, ताकि आंखों को सुरक्षित रखा जा सके। और दूसरा 3D फिल्म बनाने में उपयोग किया था, या 3D फिल्म देखने में भी देखोगे, हम लोग जो चश्मा यूज करते हैं उसमें अलग अलग कलर होते हैं दोनों आंखों पे के लिए, एक पे शायद ब्लू रहता है, एक पे ग्रीन रहता है, ऐसा ही कुछ रहता है, या येलो ग्रीन रहता है, इसी टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। तो वहां भी किसके लिए किसका यूज किया जाता है, पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग लिख लिए, इसकी कहानी लिख लिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, तो आया तो लाइक तो बनता है, बनाइए लाइक। चलिए इसको कहानी खत्म। अब ये कह रहा है भैया अपवर्तन कोण की गणना करें जब किसी कांच के प्लेट पर प्रकाश किरण ध्रुवन कोण पर आपतित हो। ये मान लीजिए हमारी क्या है, कांच है, इस पे यहाँ एक बहादुर ऐसे आया, और ये हमारा किसके बराबर है, आई, मतलब इसको थीटा पी कह देते हैं, और ये ऐसे चला जाएगा, और ये जो लाइट है एक परावर्तन के बाद ये भी कितने के बराबर होगा, आई के ही बराबर होगा। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं ये दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90। तो यदि ये आई है तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई, क्योंकि ये हमारा कितना है, आई है, तो ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल यहां से लेके यहां तक 90, और ये 90 माइनस आई, तो ये हमारा क्या होगा, आई, और ये तो हमको पता है आर होता है, तो कह सकते हैं ये पूरा एंगल कितने का, 90 का, तो आर प्लस आई इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, तो आर प्लस आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हवा का मान लिए μ1 है, इसका μ2 है, और μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू कितना दे के रखा है, 3/2, मतलब म्यू ग्लास 3/2, ठीक है, ये देख के रखा है। तो हम लगाते हैं का नियम, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो μ2 बाई μ1 बराबर लिखा जा सकता है साइन आई बाई साइन आर। हमको आई निकालना है, तो इसको और लिखना चाहेंगे तो आई नहीं निकालना, हमको आर निकालना है, अपवर्तन कोण मतलब आर हमको निकालना है। तो यहाँ आई के बराबर लिखा जा सकता है 90 माइनस 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 क्या, आर। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आर डिवाइडेड बाई साइन आर। ये 90 माइनस आर हमारा हो जाएगा कॉस आर बाई साइन आर। इसको लिख सकते हैं 1/tan आर। ये किसके बराबर होगा, ये म्यू जी के बराबर होगा, मतलब म्यू जी के। तो यहां से हम लिख सकते हैं, आगे लिखते म्यू जी बराबर 1/tan आर। तो tan आर बराबर लिखा जा सकता था 1/म्यू जी, और म्यू जी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 1/3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। कौन सा, tan आर। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। यदि हम इसको निकालने बैठे tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू, चलिए निकालते हैं, tan इनवर्स 2/3 ब्रैकेट क्लोज बराबर ये आता 33.69। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, आर बराबर आ जाता है 33.69 डिग्री, ठीक है। तो आपके बुक में दिया 32 डिग्री 49 मिनट, तो 33 डिग्री तो ऐसे ही दिख रहा है, तो
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33.69 डिग्री। आप कैलकुलेटर में डाल के चेक करेंगे, ये tan इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या सोच के दिया है, तो देने वाला जाने कि भैया tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बिना डाटा के। और क्वेश्चन के अंदर तो डाटा कहीं दिख नहीं रहा है कि tan इनवर्स 2/3 कितना होता है। यदि इतना बच्चा इंटेलिजेंट है कि उसको इतना याद ही है तो बात की बात है। और ऐसे भी यदि 4 ऑप्शन देता तो 2/3 की वैल्यू कितनी, 1 से कम, मतलब 45 से कम ही एंगल होगा। तो यदि 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में रहता तो आप लोग 45 से नीचे वाले किसी के साथ लगा सकते थे, या 30 का हमको पता होता है 30 से ज्यादा 45 से कम। तो इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो ये हमारा 2 मार्क्स में 2011 स्नेल के नियम से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब सीरियसली मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं तो अब कब, 1.5 महीना मुश्किल से नहीं बचा है, बहुत पढ़ने के लिए बचा है। ठीक है, थैंक यू।